डॉक्टर एंड्रयू बहुत सुलझी हुई तबीयत का मालिक था। 2 शादियां कर चुका था और दोनों ही नाकाम रही थी। इसीलिए उसका मगरिब की औरत से एतमाद उठ चुका था। वो अपने माहौल की औरतों की आज़ादी बेबाक अदाओं से उकता चुका था। उसे औरत ज़ात से ही नफरत हो चुकी थी। उन्हीं दिनों जब वो छुट्टियों पर था, उसने सवेरा को देखा। सीधी सादी सी लड़की जिसके चेहरे की मासूमियत ने उसे अपनी तरफ खींचा था। उस लड़की से बात करके उसे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अच्छी लड़कियां अभी भी बाकी हैं। उसने उसी वक्त सोच लिया था कि अब वो एक वफाशुआर मशरकी लड़की के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। वो आगे बढ़ा ही था कि उसने शहरयार को सवेरा के साथ देखा। वो उस इंग्लैंड के मशहूर मॉडल बिजनेसमैन की बीवी थी। मोस्ट वांटेड बैचलर के तौर पर छाया हुआ था वो। यानी वो मासूम लड़की एक अनचाहे रिश्ते को निभा रही थी। फिर कुछ दिन के बाद उसने सवेरा को यूनिवर्सिटी में देखा तो खुद को रोक नहीं सका। पर वो मशरिक की बेटी अपने शोहर की वफादार थी। वो ना चाहते हुए भी अपने कदम पीछे हटाने का सोच रहा था जब उस लड़की ने खुद उससे राब्ता किया, उससे बातें की, रातों को देर तलक उसका दिल बहलाया। और अब जब वो उसे पाने को बेकरार हो गया तो अपने शोहर की पनाहों में जाकर छुप गई थी। और अब वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, उसके मैसेजेस भी इग्नोर कर रही थी। नहीं सवेरा, मैं इतनी आसानी से तुमसे दस्तबरदार नहीं हूँगा। तुम्हें मेरा दिल तोड़ने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो आंखों में गुस्सा लिए घुर्राया था। उसने एक बार मैसेंजर पर सवेरा से कांटेक्ट करना चाहा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो उठा। अब आर या पार करने का वक्त आ गया था। उसका रुख शहरयार और सवेरा के घर की तरफ था। घर के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। सामने ही एक 50-55 साल की खातून 3 सूटकेसों के साथ चौकस ड्राइववे पर खड़ी हुई थी। वह हैरानगी से उन्हें देखता हुआ ड्राइववे में आया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। ए, कौन हो तुम? ऐसे कैसे मुंह उठाकर घुसे चले आ रहे हो? रुको, स्टॉप! फरजाना उसके सामने आकर उर्दू में बोली। वो खातून जो भी बोल रही थी वो उसके सर के ऊपर से गुजर गया था, मगर वो स्टॉप सुनकर रुक गया। मैं इधर सवेरा से मिलने आया हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। सवेरा? फरजाना ने उसे घूरा। आर यू अ मदर ऑफ सवेरा? उसने उनके सवेरा के नाम पर बुरी तरह चौंकने पर सवाल किया। फरजाना की समझ में मदर और सवेरा आ गया था। उन्होंने तेजी से गालों पर हाथ रखकर तौबा की। अल्लाह ना करे कि मैं उस मनहूस की मदर हूँ। मदर, आई एम हर बॉयफ्रेंड। एंड्रयू ने उनको एतमाद में लेना चाहा। बॉयफ्रेंड? फरजाना की तो आंखें फट पड़ी। उन्होंने बगौर उस हैंडसम गोरे को घूरा। ये क्या बक रहा है तू? क्या तू वाकई उस कलमुही का बॉयफ्रेंड है? उन्होंने एंड्रयू का गिरेबान पकड़ा। एंड्रयू की समझ में कुछ नहीं आया कि वो कह क्या रही हैं। वो उनकी तेज आवाज़ और गिरफ्त से घबरा गया था। रिलैक्स मदर, उसने अपना गिरेबान छुड़वाया। अरे कमबख्त, कैसा रिलैक्स? वो मनहूस मारी तेरे जैसे काफिर के साथ मिलकर खानदान की इज्जत को खाक में मिला रही, और ये मुआ कह रहा है कि मैं रिलैक्स करूं। फरजाना ने उसे घूरा। ओ गॉड, यू आर टू मच। एंड्रयू ने उस वक्त उधर से जाना ही मुनासिब समझा। वो वापस आकर अंदर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। शहरयार अभी तक वापस नहीं आया था। वो अपने हाथ मसलते हुए उसका सब्र से इंतज़ार कर रही थी। उसकी निगाहों में बार बार उर्वा का चेहरा आ रहा था। किस तरह वो शहरयार से लिपटी हुई थी। एक अजीब से एहसास ने सवेरा को जकड़ लिया था। उसका दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए और फूट फूट कर रोए। पहले शहरयार का रवैया, उसकी उर्वा से दोस्ती उसे इतना दुख नहीं देते थे कि शहरयार ने उसे उस वक्त तस्लीम ही नहीं किया था। लेकिन अब जब वो उसके दिलो जान में उतर चुका था, उसे अपना बना चुका था, तो ये मंजर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसे अपने अंदर के मौसमों की खबर हो चुकी थी। यह एहसास हो चुका था कि जो उसके नाम के साथ जवान हुई थी, उसके दिल के नेहा खानों में तो वो कब से बसा हुआ था। और आज तो उसने सोचा था कि वो उसे अपने बदलते एहसासात का भी बताएगी और डॉक्टर एंड्रयू का भी बताएगी कि वो उसका मुहाफिज था। और अब तो वो भी उसे भरपूर तवज्जो दे रहा था, शायद उसे चाहने भी लगा था। लेकिन उन दोनों के दरमियान में मौजूद उर्वा नाम का कांटा उसके दिल में आज दोबारा गड़ गया था। शायद मैं ही गलत फहमी का शिकार हो रही हूँ। भला कहाँ मैं और कहाँ वो गुड़िया जैसी उर्वा। मैं ही इनके बीच में आ गई हूँ। वो बस मुझसे रिश्ता निभा रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। जहन में सवेरा का चांदनी जैसा रूप दमक रहा था।
वो सोच चुका था कि कल सुबह ही ऑफिस से ऑफ लेकर सवेरा को शॉपिंग पर ले जाएगा। वो मिसेस शहरयार है और उसे मिसेस शहरयार नज़र भी आना चाहिए, सबसे अलग, सबसे मुनफरिद। वो मेज़ की तरफ आया जहाँ सवेरा दुनिया जहान से बेखबर सर झुकाए बैठी थी। मेज़ पर डिनर सर्व हो चुका था। उसने साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बहुत आहिस्तगी से सवेरा का मरमरी हाथ अपने हाथों में लिया। सवेरा, उसने धीमे लहजे में उसे पुकारा। आप आ गए। सवेरा के होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें क्यों नम हैं? उसने परेशानी से उसकी भीगी आंखों को छुआ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो नरमी से उसके हाथ अपनी आंखों से हटाते हुए बोली। मैरून सूट में, सीने पर दुपट्टा फैलाए, उसकी रंगत दमक रही थी। खिले घने बाल सारी पुश्त पर बिखरे हुए थे। आंखें नम थीं और गुलाबी गालों पर लरसती पलकों का रक्स। उसने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। आप? सवेरा पब्लिक प्लेस पर उसकी इस हरकत पर घबरा गई। मुझे तुम्हारी आंखों में नमी पसंद नहीं है, इस बात का ख्याल रखा करो। वो दूर होते हुए बोला। चलो मिसेस शहरयार, अब खाना शुरू करो। वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। सुनिए, सवेरा ने हिम्मत करके उसे पुकारा। जी मिसेस शहरयार, सुनाइए। वो पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे अफसोस है कि आपको ना चाहते हुए भी मुझसे रिश्ता जोड़ना पड़ा। मुझे पता है मैं आपके और उर्वा जी के बीच में आ गई हूँ। सवेरा की आवाज़ भर्रा गई। आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें और अपनी मनपसंद ज़िंदगी उर्वा जी के साथ शुरू करें। आप उर्वा जी से शादी कर लें। वो आंखें मीचे जल्दी से अपनी बात कह गई। शहरयार ने गुस्से से उसे देखा जो अपनी बेतबारी उसे जता गई थी। इससे पहले कि वो उस लड़की की तबीयत साफ करता, उसका फ़ोन बज उठा। बाबा साईं का नाम देखकर उसने सर्द निगाहों से सवेरा को देखते हुए फ़ोन उठाया। अस्सलामुअलैकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। शाहू बेटा, किधर हो तुम? मैं लंदन में हूँ बाबा साईं। खैरियत? वो उलझा। वो तो मुझे पता है कि तुम लंदन में हो, मगर बेटा जी इस वक्त किधर हो? मैं कब से तुम्हारे घर की घंटी बजा रहा हूँ। उन्होंने कहा। आप लंदन में हैं? वो तेज़ी से कुर्सी खिसकाते हुए खड़ा हुआ। सवेरा ने भी चौंक कर उसे देखा। बाबा साईं, आप बस 20 मिनट वेट करें, मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद करके अपना वॉलेट निकाला। पैसे टेबल पर रखकर सवेरा को साथ आने का इशारा करके बाहर निकल गया। वो लब भींचे खामोशी से तेज़ रफ्तारी से गाड़ी दौड़ा रहा था। सवेरा कनखियों से उसके पथरीले चेहरे को देख रही थी। क्या ताया अब्बू आए हैं? उसने झिझकते हुए पूछा, पर शहरयार उसे इग्नोर किए अपनी सारी तवज्जो सामने रखे हुए था। सुनिए, उसने हिम्मत करके फिर पुकारा। शहरयार ने गर्दन मोड़कर उसे खुश्क नज़रों से देखा। आई एम सॉरी। तो फिर मैं क्या करूं? उसने तल्खी से पूछा। सुनो लड़की, इस बेएतबारी पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगा। अब मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब मत करो। वो कुर्राया। सवेरा ने हैरत से उसके गुस्सीले रूप को देखा। वो तो अपनी दानिश में उसे उसकी ज़िंदगी जीने का मौका दे रही थी और वो बजाय एहसानमंद होने के उल्टा उसी पर बरस रहा था। शहरयार गाड़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था। घर के पास पहुंचकर उसने गाड़ी पार्क की। सामने ड्राइववे में सूटकेस रखे हुए थे। वो तेज़ी से सवेरा को गाड़ी में ही छोड़कर नीचे उतरकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बढ़ा। सामने ही बाबा साईं, अम्मी और फुप्पो थके हारे सीढ़ियों पर बैठे थे। अस्सलामुअलैकुम। वो ज़ोर से पुरजोश अंदाज में सलाम करता हुआ बाबा साईं से लिपट गया। कहाँ थे शेरू? हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ। मेरी तो थकन से हालत ही ख़राब हो गई है। तुम कम से कम इस सवेरा को तो घर छोड़ जाते। फरजाना पुप्पो ने सलाम का जवाब देते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। शेरू, सवेरा बेटी किधर है? नज़र नहीं आ रही, जाहिदा बेगम ने पूछा। शहरयार ने पीछे मुड़कर देखा जहाँ सवेरा सूटकेसेस को घसीटते हुए सीढ़ियों के पास ला रही थी। अच्छा, अब ये गिले शिकवे घर के अंदर चलकर कर लेंगे। शेरू बेटा, दरवाज़ा खोलो और बेगम आपा को लेकर अंदर चलें, मैं बैग लेकर आता हूँ। सलीम साहब ने दोनों खवातीन को टोका। शहरयार ने मेन दरवाज़ा खोलकर अंदर की लाइट जलाई। अम्मी पुप्पो, आप लोग अंदर बैठिए, मैं और सवेरा अभी सामान लेकर आते हैं। उसने लाउंज में बिछे सोफे सेट की तरफ इशारा किया। चलो बेटा, मैं भी हेल्प करवा देता हूँ। बाबा साईं, आप रुकें, मैं सामान ले आऊँगा। वो सलीम साहब को रोकते हुए तेज़ी से बाहर निकला। धान पान सी सवेरा बड़ी मुश्किल से एक ही सूटकेस को लेकर ऊपर की तरफ आ रही थी। उसने खामोशी से आगे बढ़कर उसके हाथ से सूटकेस थामा और उसे अंदर जाने का इशारा किया। सवेरा हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। सामने ही सब बैठे हुए थे।
अस्सलाम वालेकुम। उसने हमेशा की तरह निगाहें नीची किए धीमे लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटी, सलीम साहब ने शफकत से जवाब देते हुए करीब आकर उसके सर पर हाथ फेरा। जाहिदा बेगम सवेरा को गौर से देख रही थी। लंदन आकर उसका रंग रूप और भी निखर गया था। वो उनके इकलौते बेटे की बीवी थी, उनके ख़ानदान की नस्लों की अमीन। वो बड़े पुरजोश अंदाज में उठकर आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी गर्मजोशी और शफकत महसूस करते ही सवेरा की आंखें पुरनम हुईं। अब इस फजूल ड्रामा को ख़त्म भी करो। इस मनहूस को तो कोई मुरव्वत और लिहाज तक नहीं है। इतना लंबा सफ़र करके मेहमान आए हैं और ये न चाय न पानी, कुछ नहीं पूछा, उल्टा टसवे बहा रही है हमें देखकर। फरजाना कड़ी नज़रों से सवेरा को देखते हुए बोली, आपा आप भी बस करें ना। जाहिदा बेगम ने उन्हें टोका। इससे पहले कि फरजाना और पुप्पो कुछ जवाब देती, शहरयार सारा सामान वॉचमैन की मदद से ऊपर ले आया। आपा आप भी ना बस करें अब, जाहिदा बेगम ने उन्हें टोका। इससे पहले कि फरजाना पुप्पो कुछ जवाब देती, शहरयार सारा सामान वॉचमैन की मदद से ऊपर ले आया था और एक नज़र सवेरा के ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए पुप्पो की तरफ बढ़ा। पुप्पो अम्मी आए, मैं आपको रूम दिखा दूँ, आप लोग फ्रेश हो लें और सुनो तुम जल्दी से चाय पानी लेकर गेस्ट रूम में आओ। वो साकित खड़ी सवेरा से कहता हुआ सबको लेकर अंदर बढ़ा। किचन की दाहिनी तरफ एक बड़ा सा गेस्ट रूम था जिसमें 2 बड़े बेड सेट, अलमारी, सोफ़ा, टीवी सब मौजूद था। ए लो जी, क्या हम सब एक ही कमरे में रहेंगे? पुप्पो ने नाकिदाना अंदाज में कमरे का जायज़ा लिया। शहरयार ने सलीम साहब और सादिया बेगम का सामान कमरे में रखा और फिर आगे बढ़कर पुप्पो के कंधे पर हाथ रखा। आपके लिए पूरा घर हाजिर है, आइए मैं आपको दूसरा कमरा दिखा देता हूँ। वो रसान से बोला, आपा ये इतना बड़ा कमरा है और फिर हम छुट्टी पर आए हैं, अच्छा है ना, सब मिलजुल कर रहेंगे। वैसे भी आप अकेले कमरे में क्या करेंगी? सलीम साहब ने उन्हें टोका। नहीं मियाँ, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। वैसे भी मुझे जब से रुखसार ने बताया है कि शेरू के घर में कोई कमी नहीं होगी, उन्होंने तंग कर कहा। बाबा साईं पुप्पो को मत रोकें, ये उनका घर है, जहाँ दिल चाहे रुक सकती हैं। वो कहते कहते फरजाना पुप्पो की तरफ मुड़ा। आइए पुप्पो, आपको दूसरा कमरा दिखाता हूँ। वो उन्हें लेकर सवेरा के कमरे की तरफ आया। आप इस कमरे में ठहरें और चलें, अब जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं जब तक चाय मंगवाता हूँ। नहीं शेरू, चाय नहीं, मैं तो खाना खाऊंगी। उस मुए जहाज़ में कुछ भी ढंग का खाने को नहीं मिला। आप फ्रेश हो, मैं तब तक खाना ऑर्डर करता हूँ, वो फ़ोन निकालते हुए बोला। ये अच्छा है कि तुमने बीवी को सर पर नहीं चढ़ाया। ये अच्छा है कि तुमने बीवी को सर पर नहीं चढ़ाया। ऑर्डर करते हो उसको, बहुत अच्छा करते हो। वो मुस्कुराई। पुप्पो, मेरा मतलब बाहर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने का था, उसने तस्हीह की। फरजाना पुप्पो के तो सर पर मानो जैसे पहाड़ ही गिर गया था। अब तुम्हारी बीवी क्या घर आए मेहमानों को पकाकर खिला भी नहीं सकती? गजब खुदा का, अब हम बीमार बाहर का खाकर और बीमार पड़ेंगे। उन्होंने गाल पीटे। अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं सवेरा से कहकर कुछ पकवाता हूँ। वो बात ख़त्म करते हुए बाहर निकला। वो ताया अब्बू और ताई अम्मी को पानी की बोतल और चाय देकर वापस किचन में आई थी और अब दूसरे ट्रे में पुप्पो के लिए चाय रख रही थी। जब शहरयार किचन के अंदर आया, पुप्पो को मैंने तुम्हारे कमरे में ठहरा दिया है, अब तुम अपना इंतज़ाम कहीं और कर लेना। वो संजीदगी से उसके सभी चेहरे को अपनी निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए बोला। मैं कहाँ जाऊँगी? वो परेशान हो उठी। अब ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा? उसने सवेरा को घूरा। देखें, आप समझते क्यों नहीं, मैं पुप्पो के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती, बल्कि वही राज़ी नहीं होंगी। सवेरा ने उंगलियां मसलते हुए कहा। शहरयार 2 कदम आगे बढ़ा, उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। मिसेस शहरयार, मेरे होते हुए आप किसी और के साथ रूम शेयर कर भी नहीं सकती, लेकिन आप तो मुझसे खफा है ना। मैं ताई अम्मी के पास सो जाऊंगी, वो सोचते हुए बोली। स्टॉप इट यू फूल, अब बस बहुत हो गया। तुमने अब तक जितनी हिमाकतें करना थी कर ली। अब से तुम हमारे कमरे में रहोगी। अपनी जगह पहचानो और यकीन करो, तुम्हारी एक एक हिमाकत का मैं तुमसे कड़ा हिसाब लेने वाला हूँ। वो उसके हाथों को आज़ाद करते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ा और नज़दीकी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया। सुनो, ये पुप्पो की चाय मुझे दो और सबसे यही कहना कि खाना तुमने बनाया है। वो संजीदगी से बोला। मैं कुछ पका लेती हूँ, ऐसे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। सुनो, तुम भी इस वक्त थकी हुई हो और कल से जो चाहे पका लेना। इनफैक्ट मैं सुबह होते ही एक कुक और हाउसकीपर अरेंज कर रहा हूँ
ताकि तुम पर बर्डन ना पड़े। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। मेरी बीवी हर वक्त काम करके मासी बनी रहे तो मेरे इतना कमाने का क्या फ़ायदा? वो उसके नज़दीक आकर आंखों में झांकते हुए बोला। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बीवी को सुख दे, उस पर अपनी कमाई लुटाए। कुछ समझ में आया? उसने सवेरा के सर से धीरे से अपना सर टकराया। पहले बस मैं और तुम थे, अब तुम मेरे लिए, बस मेरे लिए पकाती थी, लेकिन अब काम ज़्यादा है। मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता। मुझे अपनी बीवी रोज़ ऑफिस से वापसी पर तरोताज़ा चाहिए, अंडरस्टैंड? वो उसके चेहरे को थपथपाते हुए पीछे हटा और चाय की ट्रे उठाकर फुप्पो के कमरे की तरफ चला गया। डिलीवरी बॉय के आते ही सवेरा ने जल्दी से मेज़ लगाकर सबको इत्तला दी। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। सफ़र की वजह से सभी बहुत थके हुए थे। अब उन सब के कमरे में जाते ही सवेरा ने बर्तन समेटने शुरू किए। सुनो, ये काम सुबह हो जाएंगे, तुम जल्दी से रूम में आओ। शहरयार उसे हुक्म देता हुआ अंदर चला गया। वो कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह टहल रही थी। सवेरा का रूप, उसकी दिलकशी, शहरयार की उस पर उठती नज़रें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थीं कि वो दोनों एक हो चुके हैं, इस रिश्ते को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन वो अंग्रेज़ जो रात को मिला था, वो कमरे से निकलकर सीधी किचन की तरफ आई। वो बहुत ही जारहाना अंदाज में किचन में काम करती हुई सवेरा को एक झटके से बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आह सवेरा के मुंह से निकला। तुमने क्या सोचा था कि तुम घुन्नी बनकर इधर गुलछड़े उड़ाती रहोगी और हम सब की आंखों में धूल झोंक दोगी? वो हुर्राई। मैंने क्या किया है? फुप्पो आप प्लीज़ आराम से बात करें। वो अपना बाजू उनकी सख्त गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। आराम? आराम से बात करूं? वो भी तुझ जैसी मनहूस से? अरे आराम तो हमारे नसीब से उसी दिन उठ गया था जिस दिन तू पैदा हुई थी। मेरे गबरू भाई को खा गई, लेकिन अब मैं तुझे शेरू के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। तू जो हमारा मुंह काला करने का सोच रही है ना, सब मुझे पता है। वो एक झटके से उसके बाजू को छोड़ते हुए बोली। फुप्पो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने क्या किया है? वो अटकते हुए बोली। खबरदार जो मेरे आगे ज़ुबान खोली, चिमटे से खींच कर काट कर फेंक दूंगी। फरजाना आपा क्या हुआ? जाहिदा बेगम जो सवेरा की मदद करवाने का सोचकर किचन में आई थी, तेजी से उन दोनों के बीच आई। क्या हुआ है? अरे मुझसे क्या पूछती हो? हिम्मत है तो इस करम जली से पूछो जो इतने अरसे से मेरे शाहू को उल्लू बनाकर इधर गुलछड़े उड़ा रही है। वो कहर बरसाती नज़रों से सवेरा को घूरते हुए बोली। कसम ले लें ताई अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। फुप्पो क्यों इतना नाराज़ हो रही हैं? मैं वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी इस 2 टके की मासूमियत से तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती। मैं खूब जानती हूँ कैसे तुम मेरे शाहू को धोखे दे रही हो। वो भड़क कर बोली। आपा आप बड़ी हैं, पर मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। अपनी सवेरा बहुत नेक और सआदतमंद बच्ची है। जाहिदा बेगम जो हवास बाख्तगी से फरजाना का रवैया देख रही थी, उसको टोकते हुए बोली। सवेरा बेटी तुम अपने कमरे में चलो और आपा आप मेरे साथ आएं। सवेरा अपनी आंखें साफ करती हुई बोझल कदमों से बेडरूम की जानिब बढ़ी। फुप्पो की नफरत आज भी उतनी ही थी और अब पता नहीं वो क्यों उसके किरदार पर उंगलियां उठा रही थी। वो गर्दन झुकाए वसवसों में घिरी कमरे में दाखिल हुई। उसके अंदर खौफ डेरा डाल रहा था। शहरयार ने हमेशा उसकी ज़ात की नफ़ी की थी और अब जब वो इस रिश्ते को तस्लीम करने लगा था तो फुप्पो का आना उसे मज़ीद डरा रहा था। कल उसे यूनिवर्सिटी भी जाना था, उसकी इजाज़त भी लेनी थी। वो हिम्मत करके उस कमरे में आई थी। सामने ही बेड पर शहरयार उसके नए फ़ोन का सेटअप कर रहा था। क्या हुआ? सवेरा की आहट पर उसने सर उठाकर उसके फख्र चेहरे को देखा। मुझे घबराहट हो रही है, वो लरसती हुई आवाज़ में बमुश्किल बोली। घबराहट? शहरयार ने हैरत से उसे देखा। हाथ में थमा फ़ोन बेड पर रखकर खड़ा हुआ, चलते हुए उसके नज़दीक आन रुका। क्या बात है? उसने संजीदगी से दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर उसे पूरी तवज्जो से देखा। सवेरा ने अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। वो उसे फुप्पो, डॉक्टर एंड्रयू और यूनिवर्सिटी सब के बारे में बताना चाहती थी, पर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। सुनो लड़की, मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ और ये जो हमारा रिश्ता है ना, इसमें सबसे अहम आपस का एतमाद होता है। अगर एक बार इस रिश्ते के बीच अना और बेएतबारी की फसील हाइल हो जाए ना, तो फिर जो फासले कायम होते हैं वो सारी ज़िंदगी नहीं मिटते, और तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए परेशान मत हो और बिला झिझक कहो क्या कहना है।
उसने सामने खड़ी डर और खौफ से लरसती लड़की की हिम्मत बंधाई। आप मुझसे नाराज़ हैं? उसने बमुश्किल पूछा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शहरयार ने उसके चेहरे को बगौर देखा। मैंने आपको उर्वा जी से शादी करने का कहा था, वो हाथ मसलते हुए परेशानी से बोली। हाँ कहा तो था, और क्या सोचकर कहा था? अब लगे हाथों ये भी बता दो। उसका लहजा तल्ख हुआ। क्या आप वाकई सच्ची में उर्वा जी से शादी करेंगे? वो लरसती हुई आवाज़ में आंखों में नमी लिए उसका ज़ब्त आजमा रही थी। मैं तुमसे अपने ऊपर इतनी बेतबारी की वजह पूछना चाहता हूँ। जब से मैं तुम्हें अपनी ज़ात का हिस्सा बना चुका हूँ, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ मेरी चाहत का? क्या मैं तुम्हें दगाबाज नज़र आता हूँ? वो गुस्सा दबाते हुए बोला। मैं आपसे अपने रवैये की माफ़ी चाहती हूँ, वो कप कपाते हुए लहजे में बोली। तुम तो मेरी उर्वा से शादी करवाने पर तुली थी, अब क्या हुआ? अब तो सब घर वाले भी आ गए हैं। क्या ख्याल है इस वीकेंड पर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूँ? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो तो आप पार्किंग में उर्वा जी के साथ। मैं मर जाऊंगी, आप प्लीज़ ऐसा मत करें। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हारी अक्ल को तो साथ सलाम है। अगर पार्किंग तक आ ही गई थी तो आगे आकर हक से सवाल क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। वो धाड़ा। अब ये अपना हर वक्त का रोना धोना बंद करो। सीरियसली, आइंदा अगर मैंने तुम्हारी आंखों में ये आंसू देखे तो ये आंखें ही फोड़ डालूंगा। फसाद की जड़ हैं ये तुम्हारी आंखें, दिमाग ख़राब कर देती हैं मेरा। वो तप गया। वो मेरी स्टडीज़ मुझे कल से, वो आंखें साफ करते हुए बोली। बाकी बातें बाद में, तुम अभी ड्रेस चेंज करके आओ और सुबह की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पर वो एंड्रयू सर, वो अटकी। कौन एंड्रयू? वो जलील आदमी। तुम उसे कैसे जानती हो? शहरयार ने सख्ती से सवेरा का बाजू जकड़ा। बोलो सवेरा, जवाब दो, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। वो धाड़ा। मुझे दर्द हो रहा है। सवेरा की आंखों में तकलीफ की शिद्दत से नमी उभरी। वो हमारे इंस्टीट्यूट में टीचर हैं। सवेरा मध्यम भराए हुए लहजे में इस्तांबुल एयरपोर्ट से लेकर मंगनी तक के दिन के सारे वाक़यात एक एक करके बताती चली गई। तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? मैं मर गया था क्या? आप उस वक्त मुझे पसंद नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे, फिर मुझे आपसे डर भी तो लगता था। सवेरा, तुम मेरी बीवी से पहले मेरे ख़ानदान की इज्जत हो, मेरी इज्जत हो। ऐसे राह चलते बदमाश किस्म के लड़कों की हरकतें अपने घर वालों से कभी भी नहीं छुपानी चाहिए। ये लड़की को अकेला समझकर और शेर होते हैं, और तुम अकेली नहीं हो, ओके? उसने तासुफ से सवेरा को घूरा। मेरी बीवी की तरफ अब उसने अगर आंख भी उठाई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने सवेरा के गाल थपथपाए। सॉरी, वो धीमे लहजे में बोली और आंखें साफ करके दरवाजे की तरफ पलटी। अब किधर जा रही हो? उसने हाथ पकड़कर उसे रोका। मेरे कपड़े उधर कमरे में हैं। अब इस वक्त क्या पुप्पो को डिस्टर्ब करके अपना तारीफनामा सुनने का इरादा है? जाओ मेरी वार्डरोब से कुछ निकाल कर पहन लो, उसने टोका। सवेरा ने हिचकिचाते हुए उसकी वार्डरोब खोली और खड़ी हो गई। चारों जानिब मर्दाना लिबास लटक रहे थे। अब क्या किसी मुल्क का नक्शा बना रही हो? वल्लाह, इतना तो अल्लामा इकबाल भी नहीं सोचते होंगे जितना तुम सोचती हो। शहरयार ने उसे अलमारी के आगे जमा देखकर पूछा। वो उधर शलवार कमीज़ नहीं है, सवेरा मिनमिनाई। कमीज़ शलवार? तुमने क्या मुझे रज़िया सुल्ताना समझा है जो मैं कमीज़ शलवार पहनूंगा? वो ठीक ठाक तपा और उठकर अलमारी तक आया। सवेरा को बाजू से पकड़कर पीछे किया और अपनी एक टी शर्ट और ट्राउज़र निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, आज इसी से गुजारा करो, कल मैं तुम्हारे लिए फॉर्मल ड्रेसेस और नाइट ड्रेस अरेंज कर लूँगा। वो इसके साथ कोई दुपट्टा या स्कार्फ? सवेरा ने हिचकिचाते हुए कहा। शहरयार उसकी बात सुनकर तकरीबन उछल पड़ा। यानी हद थी। वो उसकी अलमारी में से दुपट्टा बरामद होने की उम्मीद कर रही थी। माय डियर मिसेस शहरयार, वो उसको शानों से थाम कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। आपको दुपट्टा ओढ़ाना, अपने नाम की मेहंदी लगवाना, आपके गालों पर अपने नाम की सुर्खी फैलाना, ये मेरा काम है। अब आप इस रूम में आ गई हैं तो बेफिक्र रहें, सब हो जाएगा। वो उसके नज़दीक आकर बिला तमहीद बोल रहा था और उसकी बातें समझकर वो सुर्ख पड़ रही थी। मामूल के मुताबिक फजर के वक्त सवेरा की आंख खुल चुकी थी। सामने ही शहरयार जॉगिंग के लिए ट्रैक सूट पहने तैयार खड़ा था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वो उसे जागता देखकर जानदार अंदाज में मुस्कुराया।
سویرا نے اسے مسکراتے دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جائیں نا، آپ کو دیر ہو رہی ہے، سویرا نے اسے ٹوکا۔ پہلے تم اٹھو اور جا کر پھپھو کے جاگنے سے پہلے اپنے اسکول جانے کے کپڑے اور بیگ لے آؤ، اور ہاں، آج سے تمہیں اسکول میں خود ڈراپ کیا کروں گا۔ اس نے سویرا کو ہدایات دی۔